नमस्कार दोस्तों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के इस मंच पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारा कार्यक्रम है रचना धर्मिता। रचना धर्मिता में आज हमने विशेष रूप से लंदन से यहाँ पर सादर आमंत्रित किया है प्रतिष्ठित साहित्यकार, कथाकार श्री तेजेंद्र शर्मा को। श्री शर्मा जी कैसे लंदन पहुँचे और वहाँ पर उनका विशेष रूप से कार्य क्या है, एक प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में उनका क्या योगदान है हिंदी साहित्य को, इसके बारे में और उनके जीवन के बारे में भी हम उनसे ही बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं श्री शर्मा जी को यहाँ पर इस मंच पर जोड़ देता हूँ। श्री तेजेंद्र शर्मा, लंदन से। नमस्कार उपेंद्र भाई, आपको और आपके सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। बहुत आनंद आ रहा है और आप इतने दूर से, अब बताइए दुनिया के किस छोर पर आप बैठे हैं, हम कहाँ हैं, और समय का अंतर है लेकिन मन का अंतर नहीं है। मन तो वही है, मन तो वही है, इसमें कोई संदेह नहीं। जी, अब तो ये है कि इंसान ने इतना कुछ कर दिया है कि अब वो दूरियां मजबूरियां नहीं रही जो किसी जमाने में हुआ करती। जी जी, नहीं अब तो ये है ना कि पहले तो बहुत सोचा जाता था, अरे भाई 7 समंदर पार जाना है, बहुत दूर जाना है, पता नहीं क्या क्या कौन सी दुनिया होगी। अब तो कुछ घंटों में ही निर्णय हो जाता है और कुछ ही घंटों में आप किसी देश से किसी और देश में पहुंच जाते हैं। तो आपका मैं संक्षिप्त सा परिचय दूंगा, लेकिन पहले ये बताइए कैसा लंदन में मौसम कैसा है आजकल? देखिए, सर्दियां हैं तो ठंड तो होगी ही। इस वक्त शायद 3 डिग्री टेम्परेचर है। जी जी जी, तो ठंड तो है, ठंड है, ठंड है। लेकिन ये है कि देखिए, जहां आप रहते हैं ना, आपको वहां की आदत हो जाती है। भारत में जो लोग कश्मीर में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं, मसूरी में रहते हैं, नैनीताल में, उनको पता है कि भाई ये ठंड का मौसम है, तो वो उस तरह से गेयर्ड अप रहते हैं, प्रिपेयर्ड रहते हैं। यहाँ भी सेंट्रल हीटिंग का सिस्टम है घरों में, तो घर के भीतर उतना महसूस नहीं होता। महसूस होता है मगर जेब को, हमें जी नहीं जी होता। जी, सही बात है, सही बात कह रहे हैं आप। अब हमारे मित्र भी जुड़ने शुरू हो गए। अशोक मिश्री जी हमारे साथ जुड़ गए, विवेक आनंद जी जुड़ गए, रमेश चंद्र शुक्ल जी हमारे साथ जुड़ गए, अरुण कुमार पासवान जी भी हमारे साथ जुड़ गए। ये सभी साहित्यिक मित्र, इनकी ये लगातार हमारे साथ, हमारे इस मंच के साथ जुड़ते रहते हैं। और जी जी संतोष रैना जी भी जुड़ गई हैं। तो आइए अब मैं सबसे पहले अपने मित्रों का आपका, बिल्कुल आपका तो परिचय मैंने देखा बहुत बहुत विस्तृत है। संक्षिप्त सा मैं बताना मैंने आपको चाहूंगा। बहुत छोटा भेजा है। वो तो छोटा मैंने ही बहुत भेजा है आपने। ठीक से छोटा कर दिया आपने। लेकिन सब कुछ बातचीत में आपसे, लेकिन मैं संक्षिप्त में उनको बताना चाहूंगा। आज लंदन से हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिष्ठित साहित्यकार श्री तेजेंद्र शर्मा। मूल रूप से आप पंजाब से हैं। आपने एमए अंग्रेजी में किया है और कंप्यूटर में आप डिप्लोमा हैं। और उसके अतिरिक्त आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं, खास करके प्रोफेशनल क्षेत्र में, वो आपसे बात करेंगे। तो जहां तक आपकी साहित्यिक यात्रा का सवाल है, वो तो आपसे ही जानेंगे। लेकिन मैं मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि 1990 में आपका काला सागर नाम से कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ है पहले, और उससे के बाद 217 में गौरतलब, ये पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुके हैं। 2019 में नई जमीन, नया आकाश, फिर स्मृतियों के घेरे, मृत्यु के इंद्रधनुष, आपका कविता गजल संग्रह 2007 में आया है। 2014 में एक और कविता संग्रह है टेम्स नदी के तट पर, 2020 में आपका छपा है। आपको कई पुरस्कार भी मिले हैं और साथ में आपके लेखन पर कई आलोचना ग्रंथ लिखे गए हैं और साथ में आप पर शोध भी हुआ है। ये संक्षिप्त सा परिचय मैं आपके बारे में मैंने दिया है। अब देखिए पुलकेंद्र अरोड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ गए, संगीता राजपूत जी भी। अब मित्र लगातार शर्मा जी जुड़ने शुरू हो गए। पहले दो शब्द उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जी, मुझे तो बहुत खुशी होती है जब लेखक बिरादरी इकट्ठी होती है। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जब दो लोग बात करते हैं तो कोई ना कोई एक नई बात जरूर पैदा होती है।
तो बस दृष्टिकोण सकारात्मक होता है तो उसके बाद कुछ ना कुछ अच्छा होता रहता है। अब आज इतने सारे मित्र इकट्ठे होंगे, बातचीत करेंगे, सुनेंगे, और हो सकता है वो कुछ सवाल भी कर डालें, वो आप मुझसे पूछिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा उनके सवालों का जवाब देना। तो ये एक अच्छा माहौल है जिसमें देखिए चारों तरफ दहशत के माहौल से गुजरे हैं अभी, तो चुनावी माहौल भारत में है तो कम से कम कुछ साहित्यिक बातचीत यहाँ होगी तो मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न होगा, सही बात है, बहुत ही सकारात्मक तरीके से बातचीत शुरू हो गई। अच्छा, अब मेरी जिज्ञासा ये है शर्मा जी, मूल रूप से तो आप पंजाब से हैं, लंदन में कैसे बैठे हैं, कब से हैं, ये तो हमारे मित्रों को बताइए इस के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जी। नहीं, पैदा पंजाब में हुआ, लेकिन मेरी ज्यादा पढ़ाई जो है वो दिल्ली में हुई। जगरांव में पैदा हुआ था, फिर फादर रेलवेज में थे तो उनकी ट्रांसफर होती रहती जी। तो जो जगह मुझे याद है बचपन की, एक रोहतक शहर है जो अब हरियाणा में है, जी उस जी समय जी। पंजाब में होता था। तो हमारी नानी वहां रहती थी रोहतक में, तो फादर की पोस्टिंग हुई थी तो मैंने 1-1.5 साल वहां पढ़ाई की थी। फिर बठिंडा के पास एक जगह है मौड़ मंडी, फादर की वहां पोस्टिंग हुई तो वहां हमने गुरमुखी सीखी, जी जी। क्योंकि वहां वो पेप्सू में आता था वो इलाका जो है। और उसके बाद हम जब 5वीं क्लास में थे तो हम दिल्ली आ गए। अब दिल्ली में भी यह था कि 6ठी 7वीं 8वीं में तो हिंदी पढ़ी, मगर उसके बाद साइंस स्टूडेंट थे, फिर बी ऑनर्स इंग्लिश किया, फिर एमए इंग्लिश किया, तो हिंदी एक विषय के तौर पे पढ़ने का मौका एज सच नहीं मिला। तो मुझे हिंदी का वो एकेडमिक ज्ञान नहीं है जो क्लासरूम में मिलता है, मगर क्योंकि मेरी दिवंगत पत्नी पीएचडी कर रही थी उपन्यासों पे, तो उनकी वजह से मैंने करीब 70-75 उपन्यास पढ़ डाले। क्या बात है। तो वो जो मैंने पढ़ा उसको अपने अंदर आत्मसात किया। और मेरी पहली किताब अंग्रेजी में छपी थी 1977 में, वो लॉर्ड बायरन पर लिखी गई थी। दूसरी किताब 78 में जॉन कीट्स पर आई थी, और पत्नी पीएचडी हिंदी में कर रही थी। तो उनकी वजह से मेरा हिंदी में मेरी रुचि जागी और मैंने हिंदी में कहानियां लिखनी शुरू की उनकी गाइडेंस के हिसाब से। तो मेरी पहली करीब 25 कहानियां मेरी पत्नी ने उसकी भाषा ठीक की और मुझे सिखाया कि हिंदी कैसे लिखी जाती है। तो अगर मतलब मैं आज हिंदी साहित्य में कुछ भी जाना जाता हूँ तो उसके सारे आरोप आप मेरी दिवंगत पत्नी पे लगा सकते हैं, उसी की वजह से है, वरना कहीं नहीं होता। तो उनकी जब मृत्यु हुई उस समय मैं एयर इंडिया में फ्लाइट पर्सर था बॉम्बे में। जी जी। तो मैं कई कई दिन हफ्ते बाहर रहता था, बच्चे छोटे थे, तो कोई ना कोई तरीका ढूंढना था कि भाई क्या किया जाए। तो ग्राउंड जॉब वहां लेने का फाइनेंशियल लॉस बहुत थे, तो फिर हम बच्चों को लेकर लंदन आ गए 1997 में। तो तब से बच्चे यहाँ, अब तो बच्चे बड़े हो गए, बिटिया वापस चली गई है बॉम्बे और बेटा शादी हो गई है उसकी, वो लंदन के आउटस्कर्ट्स में है, वो आईटी सेक्शन में है। तो मैं अपनी हिंदी के साथ, अपनी किताबों के साथ यहाँ खुश रहता हूँ। एक दुनिया बन गई है नहीं। तो क्या दिनचर्या क्या रहती है अभी फिलहाल, तो वर्तमान की बात करेंगे, दिनचर्या क्या रहती है, किस तरह से आपका पूरे दिन का मैनेजमेंट रहता है? देखिए सर, ऐसा है कि जिंदगी में 2 मामले होते हैं। एक मामला होता है दिल का, क्या बात है? और दूसरा मामला होता है बिल का। आप सारी उम्र बिल पे करते रहते हैं
जी जी जी। बहुत सी बातें आप दिल के लिए करते हैं। तो मैं दिल के लिए तो हिंदी से जुड़ा हुआ हूँ, और बिल के लिए मैं यहाँ ब्रिटिश रेल में नौकरी करता हूँ। जी जी। तो मेरी शिफ्ट ड्यूटीज हैं। पहली शिफ्ट सुबह 5 बजे शुरू होती है, तो उसके लिए मैं 3:30 बजे उठता हूँ, और फिर 4:30 बजे घर से चला जाता हूँ, और 5 से 1 तक 8 घंटे की ड्यूटी होती है। फिर घर आ जाता हूँ, जैसे आज आया हूँ, आज भी सुबह 3:30 उठा। जी जी। और जब आफ्टरनून शिफ्ट होती है तो 12:30 से रात को 8:30 तक होती है। तो ये 2 शिफ्ट्स हैं, और मैं 5 स्टेशंस को मैनेज करता हूँ लंदन ओवरग्राउंड के। तो लोगों को मिलता हूँ, बहुत से चरित्र इसी मेल मुलाकात से मिल जाते हैं। तो मुझे अपने अंग्रेज कैरेक्टर्स को ढूँढने में, मिलने में इस नौकरी ने काफ़ी सहायता की है। तो जो कहानियाँ मैंने यहाँ बसने के बाद लिखी हैं, उनमें आपको प्रवासी चरित्र भी मिलेंगे और व्हाइट ब्रिटिश चरित्र भी मिलेंगे। कुछ क्या बात। कहानियाँ तो प्योरली व्हाइट ब्रिटिश चरित्रों की हैं। तो लंदन में बसने के बाद मेरी कहानियों की सोच में, कहानियों के थीम्स में, चरित्रों में, स्थितियों में, मुद्दों में जो मेरा अपनाया हुआ देश है, वो दिखाई देता है। वाह क्या बात है। जी जी जी। जैसे देखिए, हम सब हमेशा एक सवाल करते हैं कि यार इस मुल्क में हमारे लिए क्या है? मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि मुल्क अपने प्रवासियों से पूछ रहा है और उनसे कह रहा है, जो तुम ना मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है। क्या बात है। ब्रिटेन जो है अपने प्रवासियों से कह रहा है कि जो तुम ना मानो मुझे अपना, हक तुम्हारा है। यहां जो आ गया एक बार, बस हमारा है। तरह तरह के परिंदे बसे हैं आके यहां, तरह तरह के परिंदे बसे हैं आके यहां, सभी का दर्द मेरा दर्द बस खुदारा है। यहां जो आ गया एक बार, बस हमारा है। और 2 लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है प्रवासियों के लिए, जी जी। कि नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे। वाह। नदी की धार बहे आगे मुड़ के ना देखे, ना समझो इसको भंवर, अब यही किनारा है। तो जो लोग रोज शाम को शराब में सोडा डालते हैं और उसके बुलबुलों पे बैठ के हिंदुस्तान वापस चले जाते हैं, और सवेरे उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ठंडा ब्रेकफास्ट करते हैं और काम पे चले जाते हैं, तो उनको ये बताने की कोशिश की है कि भाई यहाँ इस देश को अपना समझो। जब लड़की मायके से ससुराल आती है तो वो मायका छोड़ नहीं देती, मगर वो जीती ससुराल में है। तो ये बात प्रवासी को भी समझनी है कि हम वहां से आए हैं, हम जड़ों को काट नहीं रहे, वो प्यार बनाए रखना है, मगर ये समझना है कि सच्चाई अब ये है। नहीं यहाँ रह बात रहे सही है। वास्तविकता देखिए ना, जहां पर आप रहते हैं, जो आपने अपना आवास निवास बनाया है, तो स्वाभाविक है कि उस स्थान से तो आपको प्रेम से और पूरी जिसको कहते हैं ना कि पूरी अपनी इच्छा शक्ति से उसको अपनाना पड़ेगा, तभी तो आप जी। संतुष्ट रहेंगे। अन्यथा तो मतलब इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक छोटा सा ये प्रश्न है कि जब जब पहली पहली बार आप अब आपने डिसाइड किया कि आप लंदन में ही रहेंगे, तो कितना पहले एडजस्ट होने में कितना समय लगा आपको, और अपने देश को कितना मिस करते रहे हैं आप, जिसको कहते हैं ना, हम इंग्लिश में एक वर्ड है होम सिक होना। तो क्या लगा आपको, कैसे आपने एडजस्टमेंट कैसे किया? बात असल ये है उबैद भाई, ये वाली पीड़ा मैंने तब सह ली थी जब मैं दिल्ली छोड़ के बॉम्बे आया था, जी जी। क्योंकि सारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी, बचपन के दोस्त दिल्ली में थे। बॉम्बे में जो मित्र बने वो नौकरी के बाद वाले थे, एयर इंडिया वाले। हम्म। और मेरे साथ एक बड़ी खास बात क्या थी कि मैं केवल इंडियन नहीं था, मैं एयर इंडियन था। अरे वाह और क्या एयर बात है, इंडिया ये की तो आपने अच्छा कहा। उसकी वजह से मुझे हर दूसरे दिन देश से बाहर जाना पड़ता था।
तो जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, देखो मैंने दुनिया देखी है, मैंने सचमुच देखी है। मैं दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा बड़ा, जहाँ मैं नहीं गया या जिसके कैरेक्टर को मैंने समझने की कोशिश नहीं की, या मैंने जैसे पिज़्ज़ा या पास्ता रोम में खाया है। मैंने चाइनीज़ फूड चाइना में, सिंगापुर में, हांगकांग में खाया है। अफ्रीका में अफ्रीकन फूड खाया है, जापान में जापानीज़ खाया है, अमेरिका का अमेरिका में खाया है। तो मतलब ये है कि मैंने उन देशों को एक आम आदमी की तरह देखा है। जैसे बहुत से हमारे बड़े लेखक हैं जो रूस जाते थे एक डेलीगेशन का हिस्सा बन के, या कोई नौकरी करने के लिए वहाँ भारत की सरकार की तरफ से, या भीष्मसानी थे जो बड़े व्यक्ति थे। उन लोगों को आम आदमी की तरह उन देशों से इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता था। नहीं मिला। बात बहुत अच्छी बात कही आपने। जी जी। हम जब वहां जाते थे तो ऐसा होता था कि हम ग्रीन चिली मांगते थे तो वो गाजर दिखा देता था, ये चाहिए क्या, क्योंकि क्या भाषा बात तो है। आती नहीं थी। जी जी तो जी। हमने ड्राइंग बना के दिखाई, तो ड्राइंग में हमने मिर्ची बनाई, उसको गाजर लगी। तो अच्छा, ये जो आम ये आदमी की समस्या थी, इससे हम जूझते थे। हमने देखा कि रूस अ, कितना एडवांस है आर्म्स रेस में, और हमने देखा कि गरीब आदमी वहां का किस तरह से स्ट्रगल करता है सरवाइव करने के लिए। वो सारा दिन रोटी दाल के चक्कर में बीत जाता है। सही बात है, जैसे बिल्कुल यहाँ क्या सही। होता है कि आप एक सुपरमार्केट में गए, भारत में भी अब तो होता है, हम्म। सामान उठाया, ट्रॉली में डाला, काउंटर पे गए, पैसे दिए, निकल गए। वहां उन दिनों ऐसे होता था कि सपोज आपको एक जगह से 15 चीजें खरीदनी है, तो दो एक जगह मिलेगी, वो दो लेके पहले उसके पैसे दीजिए, फिर आगे जाके तीसरी और चौथी की बारी आएगी। तो आप सारा दिन चीजें लेके पैसे ही देते रहते थे। सुबह हम्म। घुसे, दोपहर तक आपने अपना सामान खरीदा। और वहां भारत का सामान बहुत मिलता था, जैसे वीआईपी सूटकेस होता है, मतलब बहुत सारी चीजें जो थी इंडिया की वो वहां मिलती थी। और हम लोग वहां से खरीद लिया करते थे कि भारत में महंगी है, यहाँ सस्ती है। कभी कभी ऐसा होता था, मगर हमने सारी दुनिया को देखा था। तो इसलिए जब हम भारत से लंदन बसने के लिए आए, तो होम सिक होने के लिए कोई समय नहीं था, अच्छा, क्योंकि मतलब हम लंदन तो वो सोचने का समय आपको नहीं, हम उसके बारे लंदन में। जब आए जी तो जी। हम कम से कम नहीं तो 200 बार तो लंदन आ चुके होंगे हम्म उससे पहले। हम्म। और हम पोस्टिंग्स भी कर चुके थे लंदन में। जी जी। तो लंदन हमारे लिए परदेश नहीं था। ओह, क्या बात ये था कि भाई हाँ, है। जी। यहाँ पे अच्छा। दूसरी बात ये है कि एयर इंडिया में नौकरी करने की वजह से हमारा विजन एक एवरेज भारतीय से अलग था। थोड़ा सा अलग भिन्न था वो, सही बात है। जी 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 जो जी जी। सारी दुनिया जब आप देखते हैं, जी। घूमते फिरते हैं, तो आपकी एटीट्यूड आपका बदल जाता है। सही तो बात। इस तरह से ये हुआ कि हम जब लंदन आए, तो जो समय जॉब वगैरह तय करने में बीता वो थोड़ा सा था टेंशन वाला, क्योंकि हर जगह कहा जाता था यू आर ओवर क्वालिफाइड। हम्म। तो एक बड़ा पोलाइट तरीका है नौकरी मना करने का। तो लेकिन इवेंचुअली फिर हमने सोचा कि भाई, हमने पहले तो बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में न्यूज़कास्टर का काम किया, वर्ल्ड सर्विस रेडियो में। जी जी। और फिर हमने पाया कि वहाँ का माहौल भी भारत जैसा ही था। तो हमने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। हमने ब्रिटिश रेल में ट्रेन ड्राइवर के लिए अप्लाई किया एट द एज ऑफ 47। आप सोचिए कि वेस्ट में आप इस एज में एक नया करियर सोच सकते हैं। इस तरह से अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको। और मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने 1 साल मुझे ट्रेनिंग दी।
कि मैं 1 साल तक सीखूं, और उस दौरान भी सैलरी मिलती थी सीखते हुए भी। और फिर 6 साल तक मैंने ट्रेन ड्राइवर का काम किया। फिर मैं, और ट्रेन ड्राइवर के बारे में आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगा जी कि भारत में नौकरियों को लेके एक अजब सी धारणा है। अगर आप व्हाइट कॉलर जॉब में नहीं है तो आप किसी काम के नहीं है। आपको, अगर बैंक मैनेजर है तो बहुत बड़े आदमी हैं आप। जो ट्रेन ड्राइवर होता है उसकी तनख्वाह जनरल मैनेजर से ज्यादा होती है, क्योंकि उसके बिना रेलगाड़ी चल नहीं सकती। जैसे मुख्य चालक तो वही है, मुख्य चालक वही है, सही बात कह रहे हैं आप। जी जी। पायलट है एयरलाइन का, उसके जो टोटल एमोल्यूमेंट्स हैं वो एयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर से बहुत ज्यादा होते हैं। जी जी। तो ये बात भारत में कम लोगों को इस बात का आइडिया है। तो जब मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था, चोट लग गई थी, जी जी। तो जब मैं ड्राइविंग छोड़ के और मैनेजमेंट में आया तो मुझे बताया गया कि जब आप मैनेजर बनेंगे तो आपकी तनख्वाह इतनी कम हो जाएगी। तो हमने फिर स्टैंड लिया कि भाई हमें तो चोट काम पे लगी है। तो भारत के हिसाब से मैं आज बढ़िया नौकरी में हूं क्योंकि मैनेजर हूं। लेकिन जो नौकरी मैं किया करता था उसमें 400 लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में होती थी। सही बात है, बिल्कुल। जी जी जी। और आप बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं कि आप वो काम कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ आके फिर वो जॉब में लग गए। उसके बाद जिंदगी चल गई, बच्चे बड़े हो गए, बिटिया वापस चली गई है और बेटा अपने परिवार वाला है। बहुत बड़ी, ये तो आपने अपने जीवन के बारे में, अतीत के बारे में, वर्तमान के बारे में बात की है। आइए अब आपके साहित्यिक यात्रा के बारे में। तो आपको क्या लगा शर्मा जी के सबसे पहली रचना जो आपकी है, तो मतलब जिसको आप मानते हैं कि आपको लगा कि अब मैं साहित्यिक जगत में अपना नाम बना सकता हूं, मैं एक साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हो सकता हूं? देखिए, पहली रचना जो वैसे जो कहानी छपी थी वो तो 1980 में छपी थी। वो नवभारत टाइम्स का जो साहित्यिक पन्ने थे उसमें जी। विश्वनाथ सचदेव बॉम्बे में उसके संपादक होते थे। जी 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 जी। तो मेरी पहली कहानी उन्होंने छापी थी। वो बाद में, जब वो भारती जी के बाद, गणेश मंत्री के बाद विश्वनाथ जी ही संपादक बने थे धर्मयुग के, जी। बाद वो बंद हो गया था धर्मयुग। तो उन्होंने वहां भी मेरी कुछ कहानियां प्रकाशित की थी। लेकिन जो मेरी पहली कहानी जिसने मुझे ये एहसास दिया कि मुझे एक्सेप्टेंस मिल रही है और लोग मेरी कहानियों में अब रुचि ले रहे हैं, वो कहानी थी काला सागर। काला सागर कहानी एक एयर क्रैश से डील करती है। जी। उससे पहले मैं एयरलाइन पर एक अच्छी कहानी लिख चुका था जिसे 1982 की श्रेष्ठ कहानी में शामिल किया गया था। वो थी उड़ान, जो एक एयर होस्टेस के जीवन पर आधारित थी। जी जी। बल्कि नरेंद्र कोहली ने कहा था कि जब हिंदी कहानी का इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि तेजेंद्र शर्मा ने एयरलाइन से जुड़ी कहानियां लिखने की शुरुआत की हिंदी में। मतलब उस समय आपके लिए ये एक अलग विषय था, इस तरह से लिखना। सही हिंदी बात। कहानी के लिए अलग विषय थे, जी जी, क्योंकि वही वही। जी हिंदी का जो लेखक था वो विमान में उतना कहा जाता था वो तो जी। ज्यादा से ज्यादा रेल में ट्रैवल करते थे। बहुत कम लोग थे जो विमान से यात्रा करते थे। और मेरी बातचीत हुई थी यादव जी से एक बार। मैंने कहा आप शोर मचाते हो, मजदूर पे लिखो, किसान पे लिखो। मैंने किसान नहीं देखा तो मैं किसान पे कैसे लिखूं? मगर मैंने विमान तो देखा है ना। अब आपने विमान नहीं देखा तो मैं विमान पे भी ना लिखूं। तो मैंने विमान पे लिखना शुरू किया क्योंकि विमान में भी कहानियां है ना। तो काला सागर की कहानी यह है कि एयर क्रैश तो हो गया,
आतंकवादियों ने विमान को उड़ा दिया आयरलैंड में कॉक के पास। अब हाउ एवरीबडी इज ट्राइंग टू कैश ऑन द क्रैश। क्या बात है। जो हर जी रिश्तेदार है, जो लोग मरे हैं, उनके रिश्तेदार उस क्रैश से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। यहां तक कि एक व्यक्ति आके कहता है, देखिए मेरे बेटे की मौत हो गई है, मैंने और मेरी बीवी ने तलाक ले लिया है। इससे पहले कि मेरी बीवी पैसे लेने की अर्जी दे, मैं अपना हक जता रहा हूं, मेरे बेटे की मौत के पैसे मुझे मिलने चाहिए। अब देखिए रिश्ते कहां पहुंच गए। अभी बेटे को मरे 7 दिन नहीं हुए, लाश मिली नहीं, और पति पत्नी में ये प्रॉब्लम हो रही है, पैसे किसको मिलेंगे। एक और भी हैं जो कहते हैं कि साहब हमारी बेटी तो मर गई, एयर होस्टेस थी, अगर जिंदा होती तो 55 तक तो काम करती, तो जब तक वो काम करती तब तक हमें फ्री टिकट मिलने चाहिए। उनको भी अभी बेटी की लाश नहीं मिली। और बांद्रा के चर्च के बाहर बैठा एक पोलियोग्रस्त हाथ वाला भिखारी कहता है, यार एक कितना बड़ा जहाज पानी में गिर गया, साला सारा सोना, वीसीआर, डॉलर सबके सब पानी में चले गए। अपने पड़ोस में गिरता कुछ तो अपने हाथ आता ना। क्या तो वो तो अपनी नजर से देख रहा था उसका। सही बात। क्या तो बात। देखिए हर व्यक्ति जो है हाँ। उस दुर्घटना से फायदा उठाने के चक्कर में है, और आपस में लड़ रहे हैं कि लाश पहचानने कौन जाएगा, क्योंकि लाश पहचानने का मतलब है लंदन का ट्रिप। तो ये एक कहानी थी जिसने हिंदी कहानी को एक बिल्कुल नया थीम दिया था, नई दिशा और दी। इस कहानी को बहुत लोगों ने प्रेमचंद की कफन से कंपेयर किया था उस टाइम, कई आलोचकों ने। जी। हालांकि घीसू और माधव सबसे लोएस्ट क्लास से आते थे, और यहाँ के जो लोग हैं ये सब खाते पीते घरों के महाभोज करने वाले प्राणी हैं। जी। तो ये कहानी थी जिसने मुझे पहली बार नोटिस करवाया कि हिंदी में एक नया लेखक आ गया है। तो आपने तो कविताएं भी लिखी हैं, तो कविताओं की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि देखिए कहानी के रूप में तो आपने एक, सही बात है, एक नई भूमि दे दी, एक नई भाव भूमि दे दी आपने कथा साहित्य को, इस तरह से जो आप उल्लेख कर रहे हैं। तो कविताओं की ओर किस तरह से आपका रुझान हुआ फिर? दरअसल मेरे पिताजी उर्दू में लिखा करते थे, तो वो गजलें भी लिखते थे, नज़्में भी लिखते थे, वो अफसाने भी लिखते थे। तो मैं उनका पहला श्रोता होता था, सुनाया करते थे मुझे। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे भीतर वो सब जागा कि मुझे भी लिखना है। तो शुरुआत हमने भी कुछ कच्ची पक्की कविताओं से की थी। पहली बार एक रचना थी जो बाबा नागार्जुन आए थे हमारे कॉलेज में। जी। तो मैं उस टाइम बीए ऑनर्स सेकेंड ईयर में था, तो उसमें मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी उस समय, जो बाबा नागार्जुन के सामने पढ़ के सुनाई थी। तो पंक्तियां सुनने के बाद वो उठे अपनी सीट से, आके मुझे गले लगाया और कहा, बेटा लिखना मत बंद करना। और ये भी कहा, अगर ये तुमने लिखी है तो फिर तो बिल्कुल मत बंद करना। मतलब उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये इतनी परिपक्व रचना है कि इतना यंग लड़का कैसे लिखेगा, क्या इन्हीं की है क्या? सही बात है। जी। तो थी, मुझे अभी भी याद है उसकी कुछ पंक्तियां कि सुनाइए ना भाई, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि वो सुनाइए आप, अच्छा लगेगा। कि तुम रूठ करके मेरे जब यार चले आए, तुम रूठ करके मेरे जब यार चले आए, नफरत का अपनी करके इजहार चले आए। क्या बात। अब क्योंकि बाबूजी उर्दू में लिखते थे तो हमारे ऊपर उर्दू का असर होना ही था।
तुम रूठ करके मेरे जब यार चले आए, नफरत का अपनी करके इजहार चले आए, हम बन गए तमाशा, हम बन गए तमाशा, सारे थे तमाशाई, कर अजब तमाशे में किरदार चले आए। हैरान रह गया मैं, हैरान रह गया मैं, कुछ बात तो नहीं थी, हैरान रह गया मैं, कुछ बात तो नहीं थी, तूफान बपा करके बेकार चले आए। हम फिर भी दुआ गो हैं, हम फिर भी दुआ गो हैं, या रब यूं करम कीजो कि यार मेरा देने दीदार चले आए। आंखों की तिश्नगी का ही कुछ इलाज होगा, आंखों की तिश्नगी का ही कुछ इलाज होगा, बेशक वो मुझसे करने तकरार चले आए। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ये सुनाई थी उनको, तो बाबा नागार्जुन को बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन मैंने गजलें भी लिखी हैं, नज़्में भी लिखी हैं, कविताएं भी लिखी हैं, अतुकांत भी लिखी हैं। मुझे लगता नहीं कि मैं कवि हूं। मुझे लगता है कि जो मेरी प्रकृति है, जो मेरा व्यक्तित्व है, वो कहानीकार का है, और जो मेरे अंदर का कवि है वो उस कहानी की संवेदना को ज्यादा बेहतर तरीके से पकड़ने में सहायता करता है। क्या बात है। तो जो भी कवि मेरे अंदर है वो कहानी में हेल्प कर रहा है मेरी। कविताएं वो तभी लिखता है जब उससे रहा नहीं जाता, वो सोचता है यार ये वाली बात कविता में कहनी है, तो वो कविता में हो जाती है। जैसे हमने एक पूरा मुहिम चलाई थी कि आप कोरोना पर कविता लिखिए, मगर आप कोरोना शब्द का नाम मत आने दीजिए, क्योंकि अगर आप कोरोना लिख पे कविता लिखेंगे और कविता में कोरोना का नाम आएगा तो वो अखबारी खबर बन जाएगा। साहित्य जो है उसमें नाजुकपन होता है, वो खाली ठस समाचार नहीं होता। तो जैसे हालात हैं कोरोना के बाद के, कि रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है, लग रहा है जो सड़क पर खुल गए शमशान है। रास्तों को क्या हुआ, चुपचाप है, सुनसान है, लग रहा है जो सड़क पर खुल गए शमशान है। दूरियां 2 गज की कैसे प्यार में संभव भला, दूरियां 2 गज की कैसे प्यार में संभव भला, घर में बैठे हैं मगर सब लग रहे अनजान हैं। घर में बैठे हैं मगर सब लग रहे अनजान हैं। एड़ियां फटने लगी हैं, खून भी रिसने लगा, एड़ियां फटने लगी हैं, खून भी रिसने लगा। गांव तो जाना ही है खतरे में चाहे प्राण है, शहर हो चाहे कोई भी एक सा खतरा हर जगह। दुनिया के हर शहर में सेम खतरा था। शहर हो चाहे कोई भी एक सा खतरा हर जगह। लोग कितने चल बसे बस इस खबर पे कान है। और अमेरिका में एक 100 फुट लंबी कब्र बना के ना बहुत सारे लोगों को इकट्ठे दफना दिया था। उन दिनों की बात है। हाँ, उस पे लिखा है, कब्र ने भी इस तरह अपना बढ़ाया दायरा, कब्र ने भी इस तरह अपना बढ़ाया दायरा, एक ही में जाने कितने रह रहे मेहमान हैं। ओहो, क्या बात है, क्या हुआ, क्या बात है, चुपचाप है, सुनसान है। तो मेरा कहना ये है कि जब आप साहित्य रचें जी, तो उसमें स्थूलपन नहीं होना चाहिए। जो साहित्य है वो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। अगर आप उसी मोटी भाषा में लिख देंगे जिसमें समाचार लिखा हुआ है कि ये कोरोना तुझे जाना होगा, तो कोरोना शायद डर के भाग जाए पर साहित्य नहीं बनेगा।
ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब वो कहने का तरीका भी ऐसा होगा ना कि कोरोना तो भाग ही जाएगा। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो पिछले 2 साल तो खैर ये जो संकट रहा हमारे देश में क्या पूरे विश्व में छाया रहा, जी तो जी ये कहा जाता है शर्मा जी कि इन दिनों बहुत अच्छा साहित्य लिखा गया है। आपका क्या विचार है? कह रहे जी 2 साल हम घरों में कैद रहे, लेकिन बहुत अच्छा साहित्य उभर के आ गया। तो आपकी मैं तो नज़र आपको एक बहुत बात दूर-दूर बताना तक। चाहता हूँ। जी, जी। जी, जी, जी। आप ये बताइए कि जब हम प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रा नंदन पंत का नाम लेते हैं, तो क्या उस काल में केवल यही 4 लोग लिख रहे थे? ना, ना, ना। कम से कम 50,000 तो लिख रहे होंगे। ऐसे ही होगा, कोरोना काल में जो बाढ़ आई है, उसमें से छन के प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत निकल के ऊपर आ जाएंगे। बाकी सब नीचे से निकल जाएगा और बह जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। तो आपकी 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 क्या विशेष व्यक्तिगत गतिविधियाँ रही 2 साल में? क्या मतलब जो जैसे आप काम पर जाते हैं, तो कितना प्रभावित रहा ये? देखिए, जहाँ तक तो हमारी नौकरी का सवाल है, तो हम तो फ्रंट लाइन वर्कर थे, जी, जी। तो ट्रेन्स तो बंद नहीं हुई, तो हमें तो जाना ही पड़ता था। क्योंकि अगर हम नहीं जाते, तो नर्सेज़ लंदन में तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाती। नहीं, सही बात है। तो ट्रेन डॉक्टर्स नहीं पहुँच ड्राइवर्स, पाते। जी। बस जी, जी। ड्राइवर्स, टैक्सी जी। ड्राइवर्स और स्टाफ जो इन सबको चलाता है, और फिर जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉइज़ जो हैं, वो सब तो फ्रंट लाइन वर्कर थे। तो मैं 1.5 साल तक तो बचा रहा। लास्ट ईयर 2 अगस्त को मुझे डेल्टा वेरिएंट हो गया, हुँ, हुँ, हुँ। और वो 2 महीने तक चला। तो गुज़र गया समय। काफ़ी काफ़ी संकट का समय रहा होगा वो आपके स्वास्थ्य के हिसाब से। जी, एक तो ये था कि जो आसान बात थी, जी। मैं वैसे ही क्वारंटीन ज़िंदगी जीता हूँ। हुँ। अकेला ही रहता हूँ, जी, तो जी, मुझे जी। अकेला रहने में कोई मुश्किल नहीं हुई। लेकिन मित्र बहुत अच्छे हैं। वाह! क्या बात है। यहाँ लंदन में उन्होंने मुझे एक दिन भी भूखा नहीं रहने दिया। कोई ना कोई मित्र खाना बना के मेरे घर के बाहर दरवाजे पे छोड़ के फ़ोन कर देता, हमने खाना रख दिया। हुँ। और मैं कहता था, खाना तो रख दिया मगर खाया नहीं जा रहा। क्योंकि कोरोना में आपकी भूख मर जाती है। भूख मर जाती है, जायका नहीं रहता है आपका, तो ज़ाहिर कई है। सिम्पटम्स ने अलग-अलग तरह के होते हैं। जी, जी। तो अगर आप मेरे उन दिनों के फ़ोटो देखेंगे, 1-2 जी सर। वीडियोज़ भी हैं, जी, जी, जी। तो बिल्कुल निचुड़ गया था। हुँ, 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 हुँ। अब तो वापस सब ठीक हो गया। अब स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, अब इसमें हाँ, हो कोई रही है। संदेह और नहीं है। इंग्लैंड में तो सुनने में आ रहा है कि अब वो सारे रिस्ट्रिक्शंस हटाने की सोच रहे हैं। जी, जी, जी। तो ये स्थितियाँ हैं, लेकिन ये है कि जो लोग मरे हैं, वो भी एक सच्चाई है। वो नहीं केवल वो तो फिगर्स तो नहीं है ना। वही सत्य है, बात वो सही भी है। जीते-जागते बिल्कुल। लोग थे, जी, जो जी। चले और गए। अचानक ऐसे हो गया और कोई ऐसा परिवार नहीं शर्मा जी छोटा कि जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं बनी हो। हमने तो लगभग। पूरे परिवार को खत्म होते देखा जी, जी, जी सर, कि भारत में भी हुआ, भारत में भी हाँ, हुआ वही कई कि जगह। पूरा परिवार ही खत्म हो गया। जी, 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 जी। हो गया। बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ बनी। और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो आज भी कहते हैं कि ये बकवास है, कोई बीमारी है ही नहीं। ना वो वो तो रोज़ खड़े होके बात करते हैं। कई अपनी-अपनी दृष्टिकोण के हिसाब से सब लोग बातें करते हैं उसमें। बात करते हैं। तो फिर पुनः फिर हम साहित्य की तरफ आते हैं।
तो वहां पर अब देखिए, एक प्रवासी भारतीय के रूप में जो प्रवासी साहित्य जिसको हम कहते हैं, तो उस दृष्टि से आपका जो आसपास का साहित्यिक वातावरण है कैसा है, और उससे कितना एक दूसरे को सहयोग मिलता है वहां पर लंदन में? तो कई भारतीय होंगे जो साहित्यकार के रूप में भी प्रतिष्ठित होंगे वहां पर। देखिए जी, ऐसा है कि हम जितने भी लोग हैं प्रतिष्ठित भारत में ही हैं। जी। हाँ, आपस में तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये हुई है कि हिंदी साहित्य को पहली बार 2017 में इंग्लैंड की महारानी ने उसका सम्मान किया बकिंगम पैलेस में। तो मेरा मानना ये है कि मैं एक तो प्रवासी साहित्य कहता नहीं, मुझे लगता है कि साहित्य प्रवासी नहीं होता, साहित्यकार तो हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि जो मॉरिशस में लिख रहा है, जो सूरीनाम में लिख रहा है, जो फिजी में लिख रहा है, जो लंदन में लिख रहा है, जो अमेरिका में लिख रहा है, कनाडा में लिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लिख रहा है, सबके अपने अपने कंसर्न्स हैं। जी जी। हम लोग ब्रिटेन का हिंदी लिटरेचर लिख रहे हैं, हमारे कंसर्न्स ब्रिटेन के हैं, तभी तो हम हिंदी साहित्य में कुछ नया ऐड करेंगे। जब मैं कब्र का मुनाफा लिखता हूं तो आपको पता लगता है कि ऐसे भी लोग हैं जो कब्रें बुक कर लेते हैं कि हम मरने के बाद एक जैसे लोगों के साथ जिएंगे, हम किसी क्या? गरीब के साथ नहीं पड़े होंगे। और फिर वो लाश के मेकअप की पूरी इंडस्ट्री है कि अगर आपको ब्राइडल मेकअप चाहिए या ब्राइड ग्रूम का मेकअप चाहिए, तो लोग तो आखिरी शक्ल ही याद रखेंगे ना, जितनी सुंदर बनाना चाहे बनवा लीजिए। क्या बात है। और यहाँ तक कि अगर उसमें मतलब वो है, एक सिल्वर ऑफर है, गोल्ड ऑफर है, प्लैटिनम ऑफर है। और फिर ये कि अगर आप कहीं नहीं फंस रहे तो हमसे मेकअप का सामान लेके खुद मेकअप कर लीजिए। और यहां तक कि आपस में बेदर्दी से बातचीत करते हैं। यार ये कोई बाय वन गेट वन फ्री या बाय टू गेट वन फ्री का चक्कर नहीं हो सकता? अपने बेटे का भी इलाज कर देंगे, बीच में हो जाएगा। अब सोचिए, कोई सोचता है कि मेरा बेटा मर जाए? अरे बाबा, क्या बात। ये है जो बाजारीकरण जो है, वो किस तरह से जीवन और मृत्यु को इफेक्ट कर रहा है। और फिर जब पत्नी कहती है कि मैं किसी 5 स्टार कब्रिस्तान में नहीं दफन होंगी, मैं कैंसिल कर रही हूं, तो पति कहता है यार कैंसिलेशन चार्ज लगेंगे। तो वो नहीं मानती, वो फोन कर देती है कि हम कैंसिल कर रहे हैं। वो कहता है जी आपने 400 पाउंड में कबर बुक की थी, अब इन्फ्लेशन की वजह से उसमें आपको 400 पाउंड का फायदा हो गया, अब आपकी कबर 800 में वापस होगी, आप कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। वो पति को कहती है देखा, आप कह रहे थे कैंसिलेशन चार्ज लगे, या तो 400 पाउंड का फायदा हो गया। वो पति कहता है सच, साल भर में 400 पाउंड का फायदा? उसकी आंखों में चमक आ गई है, उसे नया धंधा मिल गया। अब वो कब्रें खरीदेगा, कब्रें बेचेगा। क्या बात है। तो ये तो निश्चित रूप से आपकी कहानियों में, आपके कथा साहित्य में आया होगा। जी, ये मेरी कहानी है, कब्र का मुनाफा। वही वही वही, क्या बात है। तो ये जो है, जो हमारा भारत के बाहर लिखने वाले लेखक हैं, मैं उनको भारतेतर हिंदी लेखक कहता हूं, कि वो भारत के बाहर रहते हैं, मगर वो अपने अपने मुल्क के कंसर्न्स अपनी कहानियों में, अपनी कविताओं में लिखते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। जी जी, मतलब जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, जिन परिस्थितियों में, जिस परिवेश में आप सुबह से शाम तक जीते हैं, स्वाभाविक रूप से तो वही तो आपके लेखन में, आपके साहित्य में आ जाएगा। वही तो मुख्य भूमि बनेगा आपके लेखन की। सही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात कही। तो मन करता है शर्मा जी, एक दो कविताएं आपसे सुने, फिर बातचीत हम जारी रखेंगे। बातें तो भी बहुत करनी है। नहीं, ठीक है, एक गजल आपको सुना देते हैं। अरे क्या बात, बहुत आनंद है। अब थोड़ा सा गुनगुनाइए ना, अच्छा लगेगा।
आप तो मैंने सुना तरन्नुम के साथ भी सुनाते हैं आप, बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जी। है कि आपने तरन्नुम क्या ना दिमाग में से निकाल दिया उसको, मैं अभी कुछ और करता हूँ। करिए करिए करिए। तो देखिए आपका मंच तो पूरा आपका है, आप कोई समर्पित है। जी जी जी। हमारे मित्र लगातार पिलकेंद्र जी जुड़े हैं, आशमा कौल जी जुड़ी हैं, प्रतिभा अच्छा जैन जी जुड़ी हैं। अब लगातार मित्र जुड़े जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा मैं देख रहा हूँ, मैं अलग से भी देख रहा हूँ मोबाइल से। बहुत बढ़िया, लोग तो लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। योगेश त्रिपाठी जी भी जुड़े हैं। क्या अरे बात वाह है। वाह वाह वाह, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। बहुत बड़े नाटककार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, योगेश जी जी त्रिपाठी को हम जानते हैं, जी 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 बिल्कुल। उनका नाम तो बाकायदा सुन रखा है। जी तो सर। कुछ जो पी कर शराब लिखते हैं, कुछ जो पी कर शराब लिखते हैं, बहक कर बेहिसाब लिखते हैं, वाह वाह वाह, कुछ क्या बात है। जो पी कर शराब लिखते हैं, जैसा जैसा सुरूर उठता है, जैसा जैसा खमीर उठता है, अच्छा लिखते खराब लिखते हैं, अच्छा लिखते वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। खराब लिखते हैं, होश लिखने का गो नहीं होता, होश लिखने का गो नहीं होता, फिर भी मेरे जनाब लिखते हैं, क्या बात है, क्या फिर बात है, क्या भी बात मेरे जनाब लिखते हैं, जिंदगी को मजाक में लेकर, जिंदगी को मजाक में लेकर, जिंदगी की किताब है। अब लिखते अरे क्या बात है, ये तो हैं, बहुत गजब गजब गजब, क्या बात है। जिंदगी की वाह वाह, किताब लिखते हैं, कुछ बहुत उम्दा। जो पी कर शराब लिखते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। बात तरन्नुम के साथ तो बहुत बढ़िया गा रहे हैं। अभी 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 आपको भी आगे और सुनाना है आप। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये सफर तो जारी रहेगा अभी। अच्छा, बीच में अब साहित्य की बात भी होती रहेगी। जी जी मैंने कहीं से मुझे जानकारी मिली है कि अब आप वहाँ लंदन में राजनीति भी कुछ, उसमें भी उन गतिविधियों में कुछ वो शुरू करने वाले हैं। क्या 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 कहानी है शर्मा जी। दरअसल क्या है कि काफी अरसे से मैं कम्युनिटी के साथ मिलके तो काम कर ही रहा हूं। हमारी एक साहित्यिक संस्था है कथा यूके, जी जी जी। तो उसके माध्यम से मैं अपनी दिवंगत पत्नी जो मेरी इंदु थी उनके जी नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हम देते हैं, इंदु शर्मा कथा सम्मान। जी जी जी। तो वो ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स या हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिया जाता है। क्या बात है। तो पिछले कई बरसों से ये चल रहा है, तो हम लेखक को बुलाते हैं, यहाँ सम्मानित कर देते हैं। पिछले 2 साल से थोड़ी गड़बड़ है, बिकॉज कोरोना आना की जाना वजह से।
हाँ, गड़बड़ हो गई थी, लेकिन हमने वो प्रोग्राम ऑनलाइन किए। जी, जी। तो उसकी वजह से मेरा कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन काफ़ी है, और मैं अपनी कविताओं के माध्यम से भी और अपने स्पीचेज़ के माध्यम से भी, वक्तव्यों के माध्यम से भी ये कोशिश करता रहता हूँ कि जो प्रवासी भारतीय है और जो यहाँ का लोकल आदमी है, उन सब का आपस में एक तारतम्य बने। मैं गैटोज़ में रहना, मैं उसपे विश्वास नहीं करता कि सारे गुजराती एक जगह, सारे पंजाबी एक जगह, सारे तमिल एक जगह, बंगाली। आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं कहता हूँ भाई, हमें क्वीन ने चिट्ठी देके यहाँ नहीं बुलाया था, हम अपनी मर्जी से आए थे। हमें भारत का बंटवारा होने की वजह से हम यहाँ नहीं आए। जो लोग बंटवारे में इधर से उधर, उधर से इधर हुए, वो मजबूरी थी। जो लोग गल्फ में जाके मजदूरी करने जाते हैं, उनकी भी मजबूरी है। मगर हम लोग जो पढ़े लिखे अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी को संवारने के लिए बाहर आए, हमें ये हक नहीं बनता कि हम यहाँ आके अजनबी बन के रहें। हमारा एटीट्यूड ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ से पैसे कमा के भारत भेजने। सही बात है, ये बिल्कुल सही है। है ना? हम जहाँ रह रहे हैं, अब देखिए एक बात बताइए, हम्म, आप जम्मू से कभी उठ के दिल्ली आ गए, आई एम नॉट सेइंग कि आप जम्मू से हैं, आप हम्म, जहाँ से भी हैं, रहना है हम्म। तो कश्मीर से तो होंगे, कश्मीर, कश्मीर से, जी, जी। है ना जी? तो अगर आप कश्मीर से उठ के दिल्ली आ गए जी, जी। और आपका एटीट्यूड ये हो कि साहब दिल्ली में कमाई करके मैं कश्मीर में घर बनाऊंगा, बस मुझे दिल्ली में कुछ नहीं करना, दिल्ली मेरे लिए इंग्लैंड है। या जो आदमी आजमगढ़ से बॉम्बे आके टैक्सी चलाता है, वो खुद झोपड़ी में रहता रहे लेकिन वो घर आजमगढ़ में बनाता रहे, तो वो कभी बॉम्बे का हो नहीं पाएगा। और ये हिंदी साहित्य के साथ एक बहुत बड़ी त्रासदी है। आप सोचिए कि आपको कलकत्ता को जानना है तो बंगाली लेखक की कविताएं, कहानियां पढ़ लीजिए, आप पूरे कलकत्ता को महसूस कर लेंगे, बंगाल को महसूस कर लेंगे। आप मराठी साहित्य पढ़िए तो महाराष्ट्र और बॉम्बे पूरा, उसमें आपको स्मेल आएगी उसकी। हिंदी में अगर जगदम्बा प्रसाद दीक्षित को छोड़ दिया जाए, एक भी लेखक ऐसा नहीं है जिसके लेखन में से संपूर्ण बंबई दिखाई देता हो, और एक भी लेखक ऐसा नहीं है जो पूरी दिल्ली दिखाता हो अपने साहित्य में। आप ये नहीं कह सकते कि भाई दिल्ली आप बेशक नाथ घूमिए, लेकिन आप भीष्म साहनी को पढ़ लीजिए, आपको दिल्ली पता लग जाएगी, ऐसा नहीं है। या नरेंद्र कोहली को पढ़ लीजिए, आपको दिल्ली पता लग जाएगी, ऐसा नहीं है। कोहली साहब ने दिल्ली के बारे में कोई लिखा ही नहीं। वो राम पे लिखते रहे, कृष्ण पे लिखते रहे, विवेकानंद पे लिखते रहे। तो हिंदी साहित्य में ये समस्या है कि हम अपने अपनाए हुए शहर के बारे में लिखते नहीं हैं। हम नॉस्टैल्जिक होके वही पीपल का पेड़, वही चौपाल, वही खेत, वही गोबर, वही गाय, हम वही लिखते रहते हैं। हम उससे आगे बढ़ते नहीं। होना ये चाहिए कि आप जो जो अनुभव अपने अपनाए हुए शहर में कर रहे हैं, वो अनुभव आपके लेखन का अभिन्न अंग बन जाए। लोग आपके लेखन के माध्यम से आपके अपनाए हुए शहर को जानने का प्रयास करें कि ये आपने जो लिखा है, इससे पता चलता है कि क्या है। मैंने एक बार लिखा था, बहुत दिन से मुझे अपने से ये शिकायत है, जी, जी। वो बिछड़ा गांव मेरे सपनों में नहीं आता। बहुत दिन से मुझे अपने से ये शिकायत है, वो बिछड़ा गांव मेरे सपनों में नहीं आता। वो भोर का सूरज, वो बैलों की घंटियां, वो लहलहाती सरसों भी मेरे सपनों की चादर को छेद नहीं पाते। और मैं सोचने को विवश हो जाता हूं कि इस महानगर ने मेरे गांव की याद को कैसे ढक लिया। विरार से चर्च गेट तक की ट्रेन के मिले जुले पसीने की बदबू मेरे गांव की सोंधी मिट्टी की खुशबू पर कैसे हावी हो गई। बुधुआ, हरिया और सदानंद के चेहरों पे सुधांशु, अरुण और राहुल के चेहरे कैसे चिपक गए। बुधुआ, हरिया और सदानंद के चेहरों पे सुधांशु, अरुण और राहुल के चेहरे कैसे चिपक गए।
गांव के नाम पर मुझे नीच साहूकार, गंदी गलियां और नालियां ही क्यों याद आती हैं? गांव के नाम पर मुझे नीच साहूकार, गंदी गलियां और नालियां ही क्यों याद आती हैं? इस महानगर ने ना जाने क्या कर दिया है कि आज यही मेरी कर्म भूमि बन गया है। क्या बात। तो मैंने बंबई को पहले दिन से अपना समझा। शुरू शुरू में मुझे प्रॉब्लम थी, वो जो हर आदमी को होती है। जो दिल्ली से आता है वो कहता है दिल्ली बेहतर है, बॉम्बे बकवास है, दिल्ली बेहतर है, बॉम्बे बकवास है। लेकिन जब बॉम्बे आप पे ग्रो करता है तो आपको लगता है कि वंस ए बॉम्बेआइट ऑलवेज ए बॉम्बेआइट, आप कुछ और बन ही नहीं सकते। तो इस तरह से ग्रो करता है वो शहर। लेकिन हिंदी का जो साहित्यकार है वो अपने नॉस्टैल्जिया से बाहर नहीं आता, और वो बॉम्बे को, मैंने कहानी लिखी थी ईंटों का जंगल, जो बॉम्बे वो कई यूनिवर्सिटीज के कोर्स में भी लगी थी, इसलिए वो बॉम्बे की आवास समस्या के साथ पूरी तरह डील करती है। और जगदम्बा प्रसाद दीक्षित तो हमने बहुत सीखा। ही वॉज ए ग्रेट राइटर। उनका जो मुर्दा घर है एक अद्भुत, कटा हुआ आसमान, उनकी कहानी मोहब्बत, क्या खूबसूरत कहानी है। वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने बॉम्बे को अपनी सांसों में बसाया हुआ था। उनको देख के लगता था कि हाँ, इनका जन्म और कहीं नहीं हुआ होगा, बॉम्बे में हुआ होगा, हालांकि वो भी बाहर से आए थे। सुलेखा मिश्र जो हमारे साथ जुड़ी है, वो कहती है दिल्ली बेहतरीन है। लगातार जुड़ी हमारे साथ, और उनकी कई टिप्पणियां आ रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। और अरुण कुमार पासवान जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो लेकिन वो बात अधूरी रह गई कि जो मैंने कहा कि आप राजनीति में जो आप कुछ, हाँ जी, वहां से हम भटक गए। तो ये हुआ कि मैं 15 साल पहले लेबर पार्टी का मेंबर बना था। जी जी। क्योंकि मुझे ये लगता था कि अगर मुझे इस मुल्क में ये फील करना है कि ये मेरा मुल्क है, तो मुझे हर तरह से जुड़ना पड़ेगा। तो आई एम ए फुल्ली पेड मेंबर ऑफ लेबर पार्टी, और मेरे विचार लेबर पार्टी से मिलते हैं। क्योंकि मैं जमींदारों के घर से हूं नहीं, तो मैं टोरी पार्टी के साथ नहीं जुड़ पाया। जी। काफी अरसे से मुझ पर ये दबाव डाला जाता था कि मैं राजनीति में आके इलेक्शन लड़ूं। तो अब की बार मैं हर बार मना कर देता था। मैं कहता था मैं साहित्यकार हूं, मैं खाली सपोर्ट करता हूं आपको। थोड़े पैसे वैसे दे दिया करता था जो देने होते हैं। अब की बार उन्होंने कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप ऐसी जगह से इलेक्शन लड़ें जहां ऑपोजिशन, जो मतलब जो रूलिंग पार्टी है, वो स्ट्रांग है, और आपको वहां से हराना है किसी को। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो अब की बार मैंने हाँ कर दी। तो मैं हैरो में रहता हूँ, एक इलाका है लंदन का आउटस्कर्ट, हैरो। इस इलाके की खासियत यह है कि इस स्कूल में नेहरू जी पढ़े थे। जी जी जी। हैरो हाई स्कूल में विंस्टन चर्चिल भी वहीं पढ़े थे। तो यहाँ एक इलाका है हैरो वील्ड। तो वहां से मैं काउंसिल के इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लोकल गवर्नमेंट होती है, जैसे आपके यहाँ एनडीएमसी है, जी जी, या एमसीडी है, जी जी, एमसीडी, लोकल बॉडीज है। लोकल बॉडी जो है उसके इलेक्शन हो रहे हैं, लोकल बॉडी के। तो मैं उसके लिए कैंडिडेट हूँ। 5 मई को इलेक्शन होंगे। तो अभी हमारी फोटो वोटो खींच ली गई है, अब हमारे लीफलेट्स बनेंगे। अच्छा, यहाँ और वहां में एक बहुत बड़ा फर्क है। वहां जितने पैसे एक रैली में खर्च होते हैं, जी जी, उतने में हमारे यहाँ पूरा चुनाव हो जाता है, उतने पैसों में। क्योंकि हमें रैली करने की इजाजत नहीं है। और उपेंद्र भाई, जी जी, सपोज मेरे पास लीफलेट है और मैं चाहता हूं कि मैं क्यों ठंड में बाहर मरूं, मैं ये सारे पोस्ट कर देता हूं।
अगर मैंने वो पोस्ट किए हैं और जेब से पैसे लगा दिए हैं, तो मुझे ये पार्टी को लिख के देना होगा कि मैंने इतने लीफलेट पोस्ट किए, उस पे इतने पैसे खर्च हुए और ये उसकी रसीद है। जी 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 अगर मैंने वो पोस्ट कर दिए और मैं जीत गया, जी। तो उसके बाद अगर ये बात खुल गई कि मैंने वो पोस्ट किए थे, तो मेरी जीत रद्द हो जाएगी। ये करप्शन है। ओहो, अच्छा अच्छा। तो हमारे यहाँ करप्शन का कोई स्कोप छोड़ा नहीं जाता। अब जैसे जकिया जी हमारे यहाँ काउंसलर हैं जी पिछले 20 साल से। जी जी वो बार्नेट इलाके में है, कॉलिनडेल में। 800 पाउंड महीना मिलता है एक, आप उसको स्टाइपेंड समझ लीजिए। जी जी यहाँ जो कॉरपोरेटर है वो वॉलंटियर जॉब है, क्योंकि आप, हमारे यहाँ तो नेता गप हाँकते हैं ना कि हमें जनता की सेवा करनी है। यहाँ सचमुच में जनता की सेवा करने के लिए आप काउंसलर बनते हैं, क्योंकि आपसे नहीं देखा जा रहा कि सरकार गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं कर रही, तो आप खुद इलेक्शन लड़के उस गरीब आदमी के लिए कुछ करते हैं। वो खुद गरीब है, आपको क्या देगा? हम ये नहीं कह सकते उससे कि हम तुझे फ्लैट लेके देंगे तो तू 500 पाउंड मुझे दे दे, ये नहीं हो सकता। ऐसा कुछ चक्कर नहीं है। तो यहाँ पे साफ सुथरा काम है। हम जिस राम राज्य की डींग हाँकते हैं भारत में, वो यहाँ है। और अपना 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 तरीका है, तौर तरीका है, अपना अनुशासन है, उस हिसाब से कार्य हो रहा है। और अच्छा, टुच्चा भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं है। जैसे मतलब ये नहीं हो सकता कि आप एक क्यू में खड़े हैं जी 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 फॉर्म जमा कराने के लिए, तो कोई एमपी लाइन तोड़ के आपसे पहले आ आगे जाके जाएगा फॉर्म नहीं जमा करा सकता। आगे। मतलब जिसको अनुशासन कहते हैं सही मायने में, सही बात। तो देखिए 1 घंटा कैसे निकल गया पता भी नहीं चलता। हम बातचीत के अंतिम दौर में आ गए हैं। अब एक जी दो बातें संक्षिप्त में आपसे करेंगे। आप पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं, तो जी जी उसके जी। बारे में बताइए। देखिए ऐसा है कि जहाँ प्रवासी लेखक होने के कुछ नुकसान होते हैं कि आपको जी जी मुख्य धारा का लेखक नहीं माना जाता, जी जी वहीं एकेडमिक तौर पे प्रवासी होने के फायदे भी होते हैं। जी 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 क्योंकि यूनिवर्सिटीज में हमारा एक अलग पेपर हो जाता है, तो हमारे ऊपर शोध करने का उनको ये फायदा रहता है बच्चों को कि वो डायरेक्ट हमसे बातचीत कर लेते हैं, क्या इंटरव्यू कर बात है। लेते हैं, हमारी चीजें पूछ लेते हैं, हमारी राय क्या है। तो ये फायदा मुझे भी हुआ। तो मेरे ऊपर अब तक करीब 15 एमफिल हो चुकी हैं और 4 पीएचडी हो चुकी हैं। अभी कुछ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आगरा यूनिवर्सिटी से, एक पंजाब यूनिवर्सिटी से, अलग अलग जगह से बच्चे कर रहे हैं जी पीएचडी। जी 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 और कई सारी यूनिवर्सिटीज में मेरी कहानियां पाठ्यक्रम में लग गई हैं। तो ये प्रवासी होने का फायदा है। फायदा है। जी 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 अगर मैं फायदा ले रहा हूं तो नुकसान भी मुझे ही सहना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और आप कुछ आप आलोचनात्मक आलोचना के कुछ ग्रंथ भी आप पर बहुत सारे लिखे गए हैं। जी, अब तक 17 आलोचनात्मक ग्रंथ मेरे ऊपर लिखे गए हैं। जी 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 5 तो आगरा विश्वविद्यालय से ही हुए हैं। वो हम्म, प्रदीप श्रीधर वहाँ के डायरेक्टर हैं के एम मुंशी जी जी इंस्टीट्यूट के। जी 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 दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स ने मेरे ऊपर अलग अलग वो निकाले हैं। तो इसी तरह से मतलब बहुत सारे बड़ी एक मजेदार बात स्थिति है कि जो लेटेस्ट वाला आया है एक, जी जी वो जी तो 2 विद्यार्थियों ने, जो शोधार्थी हैं, खुद पीएचडी हैं, हम्म। उन्होंने मेरे ऊपर इकट्ठा करके सारा हिसाब किताब और एक पूरा मतलब आलोचनात्मक ग्रंथ निकाल दिया है। वो
काफी अच्छा लगता है देखिए, अनुज लड़के का नाम है और देवी लड़की का नाम है, तो वो दोनों ने मिल के निकाला है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है। अभी पीछे 2 शोध ग्रंथ डॉक्टर फिरोज अहमद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उन्होंने मेरे ऊपर निकाले हैं, वो भी अभी अभी छप के अमेज़न पे आए ही हैं। जी। तो इस तरह से जितना मैंने हिंदी को दिया है, हिंदी ने सूद समेत वापस कर दिया है। उसने कहा ले भाई तू ले, क्या बात उधार है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अब अंत में ये बताइए कि अब वर्तमान में क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? कोई उपन्यास चल रहा है, कहानी संग्रह आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, या काव्य संग्रह क्या एक वर्तमान में कहानी क्या? संग्रह तो वाणी के पास है, वो छापने वाले हैं, जी जी जी। और एक उपन्यास पे काम कर रहा हूं, तो वो रेलवे के जीवन से जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही पूरा होगा आपको पता चलेगा। तो चलिए, ये तो साहित्य की बात रही है आपके बारे में, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि कुछ यात्राएं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनका कहीं कोई अंत नहीं होता है, निरंतर अनवरत चलता रहता है। और किस में आपकी रुचि है? कला में, संगीत में, मतलब साहित्य से अतिरिक्त? मुझे दरअसल मेन स्ट्रीम सिनेमा मेरी रुचि में आता है। जी। मुझे कुछ अभिनय करने का मौका भी मिला, लिखने का मौका भी मिला और समझने का मौका भी मिला। मेरा मानना ये है कि शैलेंद्र, साहिर, शकील, कैफी आज़मी और राजा मेहंदी अली खां, भरत व्यास, इंदिवर, नरेंद्र शर्मा, इन सब लोगों ने सिनेमा के लिए साहित्य लिखा। तो इन लोगों को साहित्य में पढ़ाया जाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग जो बात कहते हैं वो सरल शब्दों में बड़ी बात होती है। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो, अपमान रचयिता का होगा, रचना को अगर ठुकराओगे, संसार से भागे फिरते हो। आप सोचिए कितना खूबसूरत थॉट है। सही बात है, बहुत अच्छा आपने अब उल्लेख कह किया के है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। देखिए पूरी जीवन दृष्टि 4 पंक्तियों में पूरा दे दी। बहुत ही सरल शब्दों में है, लेकिन इससे ज्यादा है सरल तो थोड़ा। हो ही नहीं सकता ना। नहीं नहीं नहीं, तो मैं ये कहता हूं, मेरी ये मुहिम है, और जी जी। एक्चुअली इसका फायदा भी हुआ है, कई जगह शुरू भी हुआ है। शैलेंद्र पर थीसिस शुरू हो गए हैं और बाकी लोगों पे भी होंगे। आप ये देखिए कि रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ये तो साहित्य है। हम्म। मगर ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पे सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज उसकी लाज, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। ये साहित्य नहीं। पांडे जी ने सीधा सीधा चेतक का नाम लिया, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। भरत व्यास ने चेतक का नाम नहीं लिया, राणा प्रताप का नाम नहीं लिया, तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझे सामना पहाड़ का। ये साहित्य है। तो मैं ये कहता हूं कि जो सिनेमा में साहित्य लिखा गया है उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, और उसको वो पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, और उस पर आगे कार्य करने की भी सर आवश्यकता है, आपको एक बात शर्मा जी। बताऊं, पुनर्जीवित तो हमें साहित्य को करना है। जी जी वो जी। तो मरा ही नहीं, वो तो जीवित को हम मार रहे हैं। हमें इन सब के सारे गाने याद हैं। आप एक बात सोचिए कि एक लड़का एक लड़की के कपड़े उठा के पेड़ पे चढ़ जाता है, वो लड़की पानी में नहा रही है और वो पुंगी बजा रहा है, और शैलेंद्र कहता है मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा कि नहीं। वाह। कहीं मानसिकता आई? ना ना नहीं आई ना। ना ना, ये साहित्य है ना। लेकिन बात तो कही उन्होंने, बात तो संकेत बात तो वही कही, है। लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत ढंग से कही। इसी को तो साहित्य कहते हैं। जो व्यंजना है, जो जो शब्दों का प्रयोग है, जो बिंब है, प्रयोग। जी। उसी का इस्तेमाल किया उसने।
तो मैं ये कहता हूँ कि हमें समझना होगा कि इन लोगों ने कितना बड़ा काम किया है। बहुत बड़ा काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सही बात है, सही बात है। क्या बात है। मन करता है तो और बातचीत करें अब। बहुत अच्छा लगा फिर मुलाकात कि होगी सर, ठीक है। फिर मुलाकात होगी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़ते रहिए, और ईश्वर ने चाहा फिर एक और सेशन आपके साथ करेंगे उस पर, और कोई किसी एक विषय पर हम उस पर जी, बातचीत करेंगे। हम सिनेमा पर ही बात करेंगे। सिनेमा पर बात करेंगे। अब सिनेमा भी इंटरेस्टिंग रहेगा। शर्मा जी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ये देखिए, सब्जेक्ट है। आप 2 घंटे में तो न्याय भी नहीं कर पाएंगे सिनेमा पे, इतना बड़ा विषय है। नहीं, इतना बड़ा विषय है, सही बात है। और हमारे साथ तो लगातार आशमा कौल जी जुड़ी हुई है, अमलेंदु शेखर जी, अरुण कुमार पासवान जी भी जुड़े हैं, महाराष्ट्र भरत जी जुड़ गए, नेमी रैना जी, बहुत सारे। तो मित्रों के लिए 2 शब्द कहिए। वैसे मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग आए इस कार्यक्रम में, आपने मुझे सुना, और जो भी आप सवाल करना चाहें मुझे पहुँचा सकते हैं, और रैना जी के पास मेरा ईमेल एड्रेस है, वो आपको दे देंगे। और आप लोग जब कभी लंदन आए तो मान के चलिए कि आपका एक घर है, क्या बात है, और क्या हम चाहे बात है। पहली बार अब ये एयरपोर्ट पे देखिए, मिले, कोई देखिए दिक्कत खुली नहीं दावत दी आपने, खुली दावत दी। चलिए, चलिए, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी, जी। आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत समय से मेरी इच्छा थी आपको जोड़ूं, जी, लेकिन जी। आज तो मेरी मंशा भी और मेरी इच्छा भी पूरी हो गई, आपके दर्शन भी हो गए। जी, तेजेंद्र शर्मा जी, आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहे, हमारी ईश्वर से यही इच्छा है कि अपना ध्यान रखिए। बस अब आहिस्ता आहिस्ता ये संकट तो टल रहा है, भारत जी, में जी, तो अब थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन आगे तो प्रभु की इच्छा है, आगे देखेंगे जब भी कैसे। मौका लगेगा दिल्ली आने का, बॉम्बे आने का, आपसे मुलाकात ज़रूर होगी। जरूर, 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 आपका हृदय से स्वागत करता हूँ, जी, अभिनंदन करता हूँ। और जितने मित्र हमारे साथ जुड़ गए उनका भी, और जिनके शर्मा जी उनके जो कमेंट्स है बाद में देख लीजिएगा, और समय जी, जी। निकाल के अगर आपकी इच्छा है तो थोड़ा सा उस नहीं, पर मैं अपनी उन पे जवाब भी टिप्पणी, दूँगा जी, ज़रूर। श्योर, जवाब भी श्योर, श्योर। दीजिएगा। तो मैं ज़रूर। पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार शर्मा बहुत-बहुत जी। शुक्रिया उपेंद्र भाई, आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और फिर यूँ ही मुलाकात होती रहेगी। आपको और आपके सारे सुनने वाले श्रोताओं को, मित्रों को, सबको बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, उपेंद्र नाथ रैना साहित्य संवाद के आज के इस मंच पर रचना धर्मिता कार्यक्रम में लंदन से हमारे साथ उपस्थित थे श्री तेजेंद्र शर्मा, प्रतिष्ठित साहित्यकार, कथाकार। उनसे हम बातचीत कर रहे थे, और इस बीच में जो हमारे मित्र भी जुड़ गए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और अगली बार हम पुनः फिर अगले किसी विशेष व्यक्ति को लेकर इस मंच पर आएंगे। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।